आपके लिए खास तौर पर क्या लेकर आया है वो पहले बता देता हूं। संभल के पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन, लेकिन हिंसा का मास्टरमाइंड कौन, आपको बताऊंगा। बात महाराष्ट्र की भी होगी, जहां मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे निकलेगा, किसके पक्ष में क्या बातें जा रही हैं और कौन कहां रह जा रहा है, ये आपको बताऊंगा। दिल्ली में क्या तय हो सकता है आज। इसके अलावा बिहार में अल्पसंख्यक वोट का सवाल किसने मचाया सियासी बवाल, ये खबर ध्यान से देखिएगा। खबर चुनावी राज्य दिल्ली की भी होगी, आपको बताएंगे वोट के लिए केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक क्या है। लेकिन पहले ये खबर देखिए, संभल हिंसा के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। इस अहम खबर के साथ शुरुआत करते हैं। अब तक पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संभल के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। अब तक 25 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस ने उन तमाम लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं जो पत्थरबाजी के काम में लगे हुए थे। हिंसा भड़काने के संदर्भ में, हिंसा को इंस्टिगेट करने के लिए वो जिन्होंने लोगों को भड़काया उनको अलग से चिन्हित किया गया है, वो भी आगे आपको बताता हूं। और अब आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जहां आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। आप जानते हैं कि वहां जिसको हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद दोनों तरफ के लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं, वहां सर्वे के सुनिए जरा। कोई शोर शराबे में नहीं गया था। ये देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं। क्यों गए थे बाहर आप? ऐसे ही गए थे, चोर लेने आटे लेने गए थे, आटा पत्थरबाजी की थी? ना पत्थरबाजी की हमने। तो आखिर कौन पत्थरबाजी किया था? ये पता करने के पत्थरबाजी हम थे ना, हम तो सुबह थाने में थे, सुबह से। घर में अभी कौन लोग बचे हैं? भैया हैं, अम्मी भैया हैं। तो आखिर गोली किसने चलाई, पत्थरबाजी किसने की? गोली नहीं चलाई भाई साहब, पता ना, हम थे ना यहाँ पे। ये देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जिनको अब पुलिस डिटेन करके ले जा रही है और अब कोर्ट में पेश करेगी। गिरफ्तार कर लिया है अब बाकायदा इन लोगों को और उसके बाद अब जो इनकी पेशी है वो होनी है। ये कह रहे हैं कि यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस के पास वो तमाम एविडेंस है, ये साबित करता है कि ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और पत्थरबाजी की घटना में ये लोग शामिल थे। अंकित के साथ अभिषेक। और यूपी के संभल में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जैसा मैंने आपको बताया, जामा मस्जिद के सदर को हिरासत में लिया गया है। सदर जफर अली को हिरासत में लिया गया है। जामा मस्जिद के सदर पर लोगों को भड़काने का आरोप है। ये हैं जामा मस्जिद के सदर जफर अली और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने ही लोगों को भड़काया कि देखो सर्वे के लिए टीम आ रही है, सर्वे नहीं करने देना है। जफर अली पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। हिंसा के पीछे सदर जफर अली का हाथ माना जा रहा है, ये सोर्सेस बता रहे हैं। क्या कहेंगे जफर साहब, क्या कहेंगे? पता चलेगा क्या आपको क्या हिरासत में लिया गया है? अभी कोई वाला नहीं बताइए। आपको क्या सर, आपको हिरासत में लिया गया है? सर, हिरासत में लिया गया आपको? उनके बारे में देना चाहिए। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले? हाँ हुई थी। तो क्या कहना चाहते थे सर कुछ कहेंगे? और बड़ी खबर ये देखिए, इसी में अपडेट देखिए, पुलिस ने जारी किए हैं पत्थरबाजी करने वालों के वीडियोस भी कैमरे में दिखे। संभल हिंसा के मोस्ट वांटेड वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है पुलिस। नवभारत पर संभल हिंसा के दौरान का पूरा घटनाक्रम आपने सबसे पहले देखा। टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले यहां से आपको हर एक घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया और अब आपको ये बता रहे हैं कि आगे इसमें क्या हो रहा है। लोगों को पहचाना गया है, फुटेजेस को फ्रीज कर करके, हर एक फ्रेम को फ्रीज कर करके चेहरे पहचाने गए हैं। पहचाने गए चेहरों में वो लोग जो पत्थर हाथ में लेकर पत्थरबाजी के काम में शामिल हैं, उनको चिन्हित करके उनको पकड़ा गया है और उसके बाद अब कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी तलाश चल रही है। 25 को हिरासत में ले लिया गया है। वहां के जो जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, उनको भी हिंसा को भड़काने के मामले में हिरासत में लिया गया है। संभल हिंसा को लेकर एक्शन में है पुलिस। हिंसा को लेकर अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। करीब 2500 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 2500 लोगों पर मामला लिखा गया है। 25 लोगों को इनमें से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये हैं उस दौरान की तस्वीरें जब यहां पर पत्थरबाजी का ये काम किया गया। कैमरे में कैद ये पत्थरबाज, हालांकि इनमें से बहुत सारे लोग अपने चेहरों को ढके हुए हैं। आप देख रहे हैं इन्होंने चेहरे बांधे हुए हैं।
नकाबपोशों पर कार्रवाई होगी, एक्शन में जुटी हुई है पुलिस। वो नकाबपोश कौन थे पता करने की कोशिश की जा रही है। पहचान बताओ और इनाम पाओ की भी घोषणा कर दी गई है कि वो लोग जिन्हें पहचान लिया गया इस फुटेज के जरिए वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने अपनी पहचान को छिपाया उनके बारे में सूचना देने वाले को इनाम के संदर्भ में भी एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा कर दी है। संभल हिंसा पर बोले मुरादाबाद के कमिश्नर, हिंसा फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। हिंसा करने वालों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने कहा है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत के संदर्भ में भी आधिकारिक रूप से जानकारी यहां के कमिश्नर ने दी। देखिए, इसमें पुलिस द्वारा साक्ष्य इकट्ठे किए गए, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हो रही है और वो तो आगे भी जारी रहेगी। अभी बहुत सारी चीजें हुई हैं, होंगी, पहचान की जा रही है लोगों की, जिन लोगों ने उकसाया, जिन लोगों ने भड़काया, जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे मीटिंग्स के थ्रू हो, चाहे लोगों को पर्चे के थ्रू हो। इन सभी चीज़ों की जा रही है जो इसमें सीधे या अपरोक्ष रूप से इसमें शामिल रहे हैं। किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, जानबूझकर दंगा करवाया गया। कहना है अखिलेश यादव का, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। हमारे सांसद वहां नहीं थे लेकिन केस उनके खिलाफ भी दर्ज किया गया है, कहना है अखिलेश यादव का। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और इस बीच संभल हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 10 से 15 किलोमीटर के एरिया से लोग बुलाए गए थे। संभल हिंसा पर बोले पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई, घरों से कुछ हथियार भी मिले हैं, धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। संभल के एसपी ने यह इंफॉर्मेशन दी। जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पांव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पांव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। संभल जामा मस्जिद में सर्वे के खिलाफ बवाल शुरू हुआ था, जो हिंसक भीड़, पत्थरबाजी और तोड़-फोड़ में बदल गया। भीड़ की तरफ से पुलिस पर फायरिंग हुई, इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 15 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। अब तक जैसा मैंने आपको बताया 2500 के खिलाफ मामला लिखा गया है, लेकिन गिरफ्तारियां 25 हुई हैं। संभल में इंटरनेट और स्कूल फिलहाल बंद रखे गए हैं। नेताओं की एंट्री यहां के लिए बैन कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। संभल हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। संभल के सांसद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है और पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। ये पूरी अभी तक की स्थिति का रिकैप है। संभल हिंसा पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, संभल में लोगों पर जुल्म हो रहा है, हाई कोर्ट की सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। इस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है, उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में से ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। संभल हिंसा पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, क्या कहा गिरिराज सिंह ने? संभल की घटना लोकतंत्र पर धब्बा है, संभल हिंसा के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। जियाउर रहमान बर्ग पर 302 का केस होना चाहिए। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा संभल में सुनियोजित दमन किया जा रहा है। संभल की घटना हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है
और जियाउल रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने ये आतंक फैलाया, और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया, और दंगा ही नहीं कराया बल्कि सरकारी चीजों पर, संविधान पर उनको भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने अधिकारियों को रोका। जो लोग कहते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी, मैं कहता हूं आज भारत के अस्मिता के ऊपर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बहुत अफसोसनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के तुरंत बाद वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन। और इस बीच संभल की घटना को लेकर हाथरस में हाई अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों की निगरानी ड्रोन कैमरे से हो रही है। पुलिस ने कई जगहों पर पैदल गश्त किया है। छतों पर ईंट पत्थर रखने वाले घरों पर ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। किन किन घरों में ऐसे पत्थर एक्यूमुलेट करके रखे गए हैं, ड्रोन से इस बात को देखा जा रहा है। और हाथरस की तरह बहराइच में भी हाई अलर्ट है। बहराइच के चौक चौराहों पर पुलिस बल लगातार निगाह रख रहा है। बाहर से आने जाने वाली गाड़ियों की सघन रूप से तलाशी हो रही है। संभल हिंसा को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। यहां भी पुलिस आसपास के, संभल से लगने वाले आसपास के इलाके, सेंसिटिव इलाके, उन तमाम जगहों पर अलर्ट रखा गया है। और आगे बढ़ें उससे पहले एक बड़ी खबर आपसे देखिए। जम्मू के कटरा में रोपवे के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। कटरा से वैष्णो देवी के बीच रोपवे का विरोध किया गया है। बीते 3 दिनों से जारी ये प्रदर्शन आज उग्र हो गया। उग्र प्रदर्शन में एसएचओ समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कटरा से आई ये तस्वीरें देखिए। कटरा से वैष्णो देवी के बीच रोपवे बनाए जाने का विरोध। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के तारकोटा मार्ग पर रोपवे लगाने के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ। रोपवे का विरोध कर रहे पिट्ठू, पालकी और घोड़ा चलाने वालों ने एक सीआरपीएफ की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पिट्ठू, पालकी और घोड़े चलाने वाले हड़ताल पर भी चले गए हैं। प्रदर्शन के दौरान श्रीधर चौक पर लोगों ने जाम लगाया और सारे बाजार बंद रखे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि रोपवे बनने से इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। डेवलपमेंट्स। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्ली आएंगे। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ इनकी मुलाकात होने वाली है। तो ये तीनों बड़े नेता, ये तीनों बड़े चेहरे महायुति के आज पहुंच रहे हैं दिल्ली और यहां पर इनकी मुलाकात होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, एनडीए के बड़े नेताओं के साथ। और ये खबर कि महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस कई हिंट्स के बावजूद बरकरार है। सीएम पद को लेकर आखिरी फैसला पीएम करेंगे, ये सोर्सेज बता रहे हैं। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह लेंगे इस पर फैसला। आज देर शाम दिल्ली में महायुति के नेताओं की मुलाकात, जैसा मैंने आपको बताया, हो रही है। कि ये भारतीय जनता पार्टी है, हमारी मिली जुली सरकार बनेगी और जब तक कि हमारे सहयोगी दल हम साथ में चर्चा नहीं करेंगे, तो जब तक कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आएगा, तीनों पार्टियां अपना विधिमंडल पक्ष की बैठक बुलाएंगी, निर्णय करेगी, 3 नेता साथ में आएंगे, हमारे श्रेष्ठी जो है उनको ये भावना बताएंगे और उसके बाद हम निर्णय करेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर एक और बड़ी खबर आपके सामने है सोर्सेज के हवाले से। बीजेपी कोटे से होगा महाराष्ट्र का सीएम। तो जो आप सीएम बनता हुआ देखेंगे वो होगा भारतीय जनता पार्टी से ही, ये सोर्सेज कह रहे हैं कि सील हो चुका है लगभग। पूरे 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस पार्टी की पहली पसंद है। आज शाम दिल्ली में होने वाली बैठक में लग सकती है इस पर मोहर। 132 एबव 132 भारतीय जनता पार्टी जीता, इसमें कोई पोस्टिंग का, कोई सवाल का बात ही नहीं है। सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से होना चाहिए, कोई नहीं। बहरहाल महाराष्ट्र में सीएम पद पर सियासत आप देख रहे हैं लगातार चल रही है। शिंदे गुट के एमपी ने सीएम पद पर दावा ठोका है। बिहार की तर्ज पर शिंदे को सीएम बनाया जाए, नरेश म्हास्के ने कहा है। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाना चाहिए, नरेश म्हास्के का कहना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब होना चाहिए। हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है, क्योंकि हमारे पार्टी के वो नेता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या भर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को
सीएम पद मिलेगा, ये हमें विश्वास है। तो आप देख रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रही है और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये अपडेट भी देखिए। कल मुंबई में होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की अहम बैठक। विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायकों की बैठक में दिल्ली से पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। बीजेपी पर्यवेक्षकों की एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ भी बैठक होगी। सीएम पद को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का यह बड़ा बयान देखिए। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, फडणवीस सीएम बनाए जा सकते हैं। फडणवीस सीएम तो शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले, कहना है रामदास का। दिन में मतलब आज या कल ही निर्णय हो सकता है उसके बारे में, और मुझे लगता है कि आम सहमति से या कोई किसी की नाराजगी ना हो, इसीलिए बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बैठकर इसके संबंध में निर्णय लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह बीजेपी को 132 सीटें मिली है और अजीत दादा पवार जी के 41 एमएलए ने भी देवेंद्र फडणवीस जी नाम को सपोर्ट किया है, उनके पास इतनी बड़ी मेजोरिटी है, तो एकनाथ शिंदे जी को 2.5 साल तो मिला ही है और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे उन्होंने काम किया है। 2.5 साल का उन्होंने 5 साल जैसा उन्होंने किया। और महाराष्ट्र के सीएम को लेकर संजय राउत ने भी बयान दिया है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मोदी और शाह तय करेंगे। मुख्यमंत्री ऐसा रहेगा जो गुजरात को ज्यादा फायदा करा सके। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी, मराठी मानुष के फायदे की बात नहीं सोची जाएगी। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करेगी, मोदी शाह तय करेगी। वो मुख्यमंत्री ऐसा रहेगा जिससे गुजरात को ज़्यादा फायदा जो कर सकता है वही नेता मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी, मराठी मानुष के फायदे की बात नहीं होगी, लेकिन ये उनका फैसला होगा। उनके पास बहुमत है, बहुमत के ताकत पर, बल पर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इस बीच उद्धव ठाकरे के घर के बाहर पोस्टर्स जो लगे हैं वो देखिए। मातोश्री के बाहर पोस्टर पर लिखा है, लड़ते लड़ते भले हारा हूं लेकिन हारने का मुझे दुख नहीं है। ये लड़ाई महाराष्ट्र के लिए है, इसका कोई अंत नहीं है। महाराष्ट्र के धर्म की रक्षा के लिए फिर उठूंगा और फिर लड़ूंगा। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। और इस बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की अहम बैठक। मीटिंग में राज ठाकरे ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। बैठक में उम्मीदवारों को मिले वोट की समीक्षा की गई। आने वाले बीएमसी चुनाव की तैयारी पर जोर दिया गया। और ईवीएम को लेकर प्रफुल्ल पटेल का बयान आया है। विपक्ष क्या कह रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है। महाराष्ट्र में हमारी जीत हुई है, ये भले ही अप्रत्याशित लगे। ईवीएम को दोष देंगे तो और भी बहुत सारी चीजों को दोष देते आने वाले दिनों में आप उनको देखेंगे। The victory in Maharashtra is unprecedented. What our opponents say has no meaning now. What they wanted to say, they have done it during the elections and people have comprehensively rejected them. So we are not concerned what they are saying now. And now they are blaming EVMs, they are blaming all kinds of things. Let it be for them what they think is best. We are very sure that the people of Maharashtra voted because of the strong Mahayuti, also the strong programs and good programs which we gave, and of course the leadership of Prime Minister Modi. और राजस्थान में प्रचंड जीत पर बोले मुख्यमंत्री भजनलाल, पीएम मोदी के प्रति जनता के भरोसे का नतीजा है ये। जनता ने बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई। राजस्थान में काम के चलते लोगों का भरोसा बढ़ा। आपको बता दें कि राजस्थान में 7 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। बीजेपी ने 5 सीटों पर दर्ज की है, जबकि कांग्रेस अपने कब्जे वाली 4 में से 1 सीट पर ही सिमट गई। कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उस भरोसे ने राजस्थान के अंदर जो ऐसे क्षेत्र थे तो कई बार से भाजपा नहीं जीत रही थी, वहां की जनता ने भी बदलाव लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने का काम किया है। और अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जुटे किसान 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। यहाँ ये खबर आपके सामने, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। यहाँ आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। लगभग 42 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा है। छोटा तालियों से अभिनंदन। धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। मैदान में बैठे हुआ मेरी माताएं, मेरी बहनें,
किसान अपनी मांगों के लिए यहां हल्ला बोल कर रहे हैं। किसान किन किन मांगों के लिए यहां पर जुटे हुए हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि 42 साल से लगातार हम अपनी आवाजें उठा रहे हैं? बड़ी तादाद में जुटे हुए ग्रेटर नोएडा में किसानों का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं और अब मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूं कि मांगें क्या रखी जा रही हैं इनकी तरफ से। किसान अपनी मांगों को लेकर ये हल्ला बोल रहे हैं। इनका कहना है कि सभी किसानों को 10% प्लॉट दिए जाएं, इनके साथ 64.7% इनको बढ़ा हुआ मुआवजा मिले और नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ इनको दिया जाए, ऐसा ये किसान कह रहे हैं। और आगे आप जहां अल्पसंख्यक वोट का मामला गरमाया हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बड़ा बयान। अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार को वोट नहीं देता, ललन सिंह का कहना है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कभी हमें वोट नहीं दिया। नीतीश ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया, ललन सिंह ने कहा। मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान इस बात को उन्होंने रेखांकित किया कि बहुत कुछ किए जाने के बावजूद मुस्लिम समुदाय ने हमारे लिए कभी वोट नहीं किया है। बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000 4,000 रुपया मिलता था लालू जी के राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट रुक नहीं देते नीतीश कुमार, वोट रुक नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते। और ललन सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। ललन सिंह की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, उनके बयान पर टिप्पणी हम क्यों दें? कभी इधर कभी उधर रहते हैं ललन सिंह। ललन सिंह की कोई विचारधारा नहीं, ना कोई क्रेडिबिलिटी। नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी हैं, तो नफरत की बात ना करेंगे तो उसमें तो हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप लोगों के पास पूरा रिकॉर्डिंग होगा जब नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ललन सिंह क्या क्या बोलते थे जब हम लोगों के साथ थे, तो कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ी है इन लोगों का। और अगली खबर यह है कि आप जानते हैं कि हर एक स्टेट के पास अपना हेलीकॉप्टर भी होता है। हरियाणा सरकार ने नया हेलीकॉप्टर खरीदा है। नए हेलीकॉप्टर को खरीदने के बाद, जैसे नए वाहन को खरीदने के बाद आप पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, आज वैसा ही किया गया। इस नए हेलीकॉप्टर को स्टेट हेलीकॉप्टर बनाने के बाद हवन पूजन यहां पर हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आगे आपको दिखाएंगे ब्रिटेन, वो भी जरा अपडेट ले लीजिए। 9 दिवसीय पदयात्रा का आज 5वां दिन है। बाबा बागेश्वर आज 22 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए मऊ रानीपुर पहुंच रहे हैं। इस यात्रा में अपार जनसमूह उमड़ा हुआ है। जिस रास्ते से यात्रा गुजर रही है वहां फूलों के साथ पदयात्रा का स्वागत हो रहा है। हिंदू एकता यात्रा में उन्हें लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। यात्रा को देखते हुए जगह जगह भारी पुलिस तैनात है। मऊ रानीपुर खजुराहो हाईवे पर भारी वाहनों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया गया है। ये यात्रा जो कि छतरपुर से शुरू हुई है और ओरछा में समाप्त होने वाली है। 9 दिन की यात्रा और अभी आप देख रहे हैं इसका ये 5वां दिन। आगे आपको दिखाएंगे टॉप 50 अपडेट्स, जिसके